हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अपलोड हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के बारे में, जो कि होगी वीडियो पार्ट नंबर 3। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि इसमें कि आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करोगे सेपरेशन करने के लिए। जो ए क्वेश्चन नंबर है वो बोल रहा है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब हुआ? NaCl। NaCl मतलब क्या होता है भैया? साल्ट। साल्ट को वाटर के सोल्यूशन से आपको सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे? मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे, NaCl जो साल्ट है वो सॉलिड के फॉर्म में है और वाटर जो है वो लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो होता है इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मतलब एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का, उसमें से हमको अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। आपको पता होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेट करता है। सब्लिमेट करने का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। और जो सोडियम क्लोराइड है आपका, ये सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में ये भी है। अगर दोनों सॉलिड हैं, एक आपका वोलाटाइल है और सब्लिमेबल है, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? दैट इज सब्लिमेशन। जो सी पार्ट बोल रहा है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ कार। तो जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है और उनके छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। इंजन ऑयल आपका लिक्विड है। छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनुअली फिल्टर कर लेते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। डिफरेंट पिगमेंट्स का क्या मतलब हुआ भैया? पिगमेंट का मतलब हुआ कलर। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लावर पेटल, फ्लावर के पंखुड़ियों से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कलर, उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? वो होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड। आपको पता है कि अगर किसी भी घर में या डेयरी में हम कैसे बटर को निकालते हैं, तो आपको पता होगा। घर में हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है पहले कि घर में जो मथनी होती है उसको हम बार बार कंटिन्यूअस और रैपिड मोशन कराते हैं, तो जिससे हमारा जो बटर होता है वो ऊपर सरफेस पे चला आता है। उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल जो होता है वो वाटर के सरफेस पर डिस्पर्स रहता है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डेंसिटी देखते हैं जो हमारी होती है सोल्यूशन की। ऑयल की डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए वो वाटर के सरफेस पर ऊपर आ जाता है। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो होती है सेपरेटिंग फनल। अब नेक्स्ट आता है आपका टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है टी लिव्स। आप इसको देख कर समझ पा रहे होंगे कि जो टी लिव्स है वो क्या है? रेसिड्यू है। और टी क्या है? एक सोल्यूशन है। तो रेसिड्यू को सोल्यूशन से सेपरेट करने के लिए, या इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये फिल्ट्रेट, तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारा सिंपली फिल्टरेशन है। ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने सारी चीजें थियरी वाले पोर्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आयरन की पिन है, उसको सेपरेट करना है सैंड से। दोनों ही सॉलिड है, तो अगर हम देख सकते हैं इसको सिंपली हैंड पिक कर लें, या फिर अगर आप बात करते हैं आयरन पिन की, तो जो आयरन के पास जो प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है? मैग्नेट उसको अपनी तरफ साइड अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सैंड तो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होता नहीं है। जो आयरन होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हम मैग्नेट का यूज करके सैंड में से आयरन को अलग कर लेते हैं। अब करते हैं क्या कि व्हीट ग्रेन को सेपरेट करना है कहाँ से? हस्क से। हस्क जो है वो हल्का सब्सटेंस है, व्हीट ग्रेन जो आपका है वो भारी सब्सटेंस है। अगर इसमें हम एयर का ब्लो करते हैं तो जो हस्क है वो थोड़ी सी दूर चला जाता है और व्हीट ग्रेन जो आपका है वो आपके पास ही ग्राउंड पर गिर जाता है। इस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं? विनोइंग। अब बात कर रहा है कि फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। सॉल्युबल नहीं है, वो सस्पेंड किए हुए हैं। इस मेथड को हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। मैंने आपको बताया है सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं किसी सॉल्यूशन में, वो कुछ देर बाद क्या होता है कि उनके जिस भी पॉट में रखे गए रहते हैं उसके बेस में जाके वो सेटल डाउन कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज ऑफ वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व,
सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। मतलब भैया इसमें आपको सिंपली लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि आपको चाय बनाना है, चाय बनाने की सारी स्टेप को मेंशन करना है, लेकिन जो टर्म्स यूज करने हैं वो ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। तो सबसे पहले आप चाय बनाने के लिए क्या करते हैं कि भैया एक कोई पॉट लेते हैं जिसको हम वेसल बोल रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आपका पास मिल्क को ऐड कर देते हैं। जो मिल्क हमारा हुआ वो हमारा हो जाता है सॉल्वेंट, और क्या कर देते हैं, फिर हम गैस ऑन करके उसको हीट सप्लाई करते हैं। जब हमारा दूध बॉयल करने लगता है तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, टी पाउडर। टी पाउडर क्या हो गया, आपका सोल्यूट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी टाइम पे हम कुछ अमाउंट में उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो सर बोलेंगे कि सर शुगर भी तो एक सोल्यूट है, शुगर सोल्यूट है, लेकिन वो क्या है, उस जो हमारा सॉल्वेंट है मिल्क उसमें सॉल्युबल हो गया। तो अभी तक आपको कितने वर्ड मिल गए, आपको मिल गया सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्युबल और डिजॉल्व, क्योंकि जो शुगर का सोल्यूट है वो हमारे सॉल्वेंट में क्या हो गया है, डिजॉल्व कर गया है या सॉल्युबल हो गया है। अब क्या करते हैं कि हम कंटिन्यूअस हीट देते रहते हैं और साथ ही साथ उसको जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम हिलाते रहते हैं, मतलब स्टायर करते रहते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो सेचुरेशन तक पहुंच जाता है। सेचुरेशन पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि जितनी क्वांटिटी में उसको जरूरत थी टी लिप्स के से टेस्ट आने की, और फिर जो आपका शुगर है उसकी जो स्वीटनेस है उसको घुलने की, वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। अब उससे ज्यादा उसमें टेस्ट और जो स्वीटनेस है वो नहीं आ सकती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारा सोल्यूशन जो है वो पूरी तरीके से बॉइल्ड कर जाता है, उसके बाद हम हीट को बंद कर देते हैं, और जो हमारा पूरी तरीके से सोल्यूशन मिला हुआ है, जो चाय हमारी बन के तैयार हो गई है, उसको हम क्या करते हैं सर, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, चाय छन्नी लेते हैं। तो जो हमारा सोल्यूट है, जो टी पाउडर है, वो हमारे छन्नी की अपर पार्ट में चला आता है, जिसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा रेसिड्यू है और वो हमारा इंसॉल्युबल रहता है। और जो हमारे कप में चला आता है वो टी सोल्यूशन होता है जिसमें शुगर और मिल्क होता है, वो हमारा फिल्ट्रेट हो जाता है। जितने भी टर्म यूज करने थे वो सारे टर्म हमने यूज कर लिए हैं यहाँ पे, और चाय बनाने की बढ़िया सी टेक्निक भी आपको बता दी है। तो अपने घर पे चाय बनाइए, खुद पीजिए और अपने फैमिली वालों को भी पिलाइए। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of three different substances at different temperature and collect the data as given below। प्रज्ञा ने टेस्ट किया सॉल्युबिलिटी का, किस पे, तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस पे, और टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट रखा है, और एक डेटा को कलेक्ट किया है। वो डेटा यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे डेटा पूरा मेंशन किया हुआ है। ये उसने क्या दिया है कि जो रिजल्ट हमारे टेबल में दिया हुआ है वो पर ग्राम सब्सटेंस को डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इतनी बात समझ में आई। अब इस डेटा को देखते हुए जो ए पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है भैया, ये फर्स्ट वाला पोटेशियम नाइट्रेट जो है would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। 313 केल्विन कौन सा कॉलम है, ये थर्ड नंबर वाला कॉलम। कितना है पर ग्राम की सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की, वो है 62 सर। और कितने ग्राम वाटर में है सर, 100 ग्राम वाटर में। टेम्परेचर क्या है सर, 313 केल्विन है। आपको निकालना कितने ग्राम का है सर, 50 ग्राम का निकालना है। तो सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा कितने पे सर, 31 ग्राम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो बोल रहा है, प्रज्ञा मेक्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। पोटेशियम क्लोराइड का कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 353 पे। सॉल्युबिलिटी कितनी है भैया, 54 है। ठीक है, अब क्या करती है कि लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। इसमें बोल रहा है कि 353 केल्विन से कूल कर देती है रूम टेम्परेचर पे। सर रूम टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें हम 273 ऐड कर दें तो आपको मिल जाता है 298 केल्विन। मतलब 353 केल्विन से टेम्परेचर डिक्रीज करके कहां पे चला आया, 298 केल्विन पे चला आया। और आपको ये पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी
डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस है उसका प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में मिलने लगेगा। प्रज्ञा ऑब्जर्व करती है कि क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एज टेम्परेचर डिक्रीजेस 353 केल्विन टू 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर। तो प्रज्ञा को क्या मिल जाता है, क्रिस्टल से मिल जाते हैं, किसके, पोटेशियम क्लोराइड के, जब उसने टेम्परेचर को 353 केल्विन से डिक्रीज करते हुए रूम टेम्परेचर पे ला दिया है। बात समझ में आ गया। अब सी पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन कौन सा है भैया, ये सेकंड वाला। इस पे पूछ रहा है कि जितने भी आपके साल्ट्स हैं, ये आपके चारों साल्ट्स दिए गए हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि विच साल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। और 293 केल्विन टेम्परेचर पर किसकी या किस साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो हाईएस्ट है। तो जितने भी साल्ट्स लिखे गए यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो है 32, 36, 35 और 37। ये हमको सबसे ज्यादा लग रहा है। तो ये किसका है सॉल्युबिलिटी, ये है अमोनियम क्लोराइड का। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड है एट 293 केल्विन इज मैक्सिमम। इसका जो डी पार्ट है वो बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, solubility of salt increases. On the other hand, on decreasing the temperature, solubility also decreases. बहुत सिंपल था ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनके भी एग्जाम में उनको हेल्प मिल सके और हमको भी सपोर्ट मिलता रहे, हम भी ऐसे ही कंटिन्यूअस वर्क अपना करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सर कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, गिव एन एग्जांपल। ये थियरी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, तो ये जरूरी था कि मैं फिर से आपको एक बार बताऊं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है या उसको एक्सप्लेन करने का सबसे ये तरीका ये है कि व्हेन वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को और अमाउंट में नहीं ऐड कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल के लिए हमने क्या बोला है कि वह सुगर जो सॉल्यूशन है वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब हम उसको शुगर को वाटर में ऐड करें और इतना अमाउंट ऐड कर दें कि अब उससे ज्यादा अमाउंट शुगर का उसमें सॉल्युबल ना हो, तो जो सोल्यूशन हमारा तैयार होता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अगर अगर आपके मन में ये बात आ रहा है कि सर क्या सैचुरेशन ऑफ सोल्यूशन को हम बढ़ा भी सकते हैं, तो सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, जो सोल्यूशन का सैचुरेशन है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। बी पार्ट क्या पूछ रहा है सर, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज सर समझिए, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। A substance which is composed of only one kind of molecule, atom or compound without any impurity is called pure substance. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया गया है सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन एंड डायमंड्स। ये सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब आपका सी पार्ट बोल रहा है कि कोलाइड्स क्या होते हैं। A colloid is an intermediate between solution and suspension. जो कोलाइड होते हैं इनकी जो पार्टिकल की साइज होती है, अगर इस बेस पे हम डिफरेंशिएट करें तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है सोल्यूशन की और सस्पेंशन के बीच की होती है, और इनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो वेरी करती है 2 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। टिंडल इफेक्ट ये ही क्यों शो करते हैं, ऐसा इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो कोलाइड्स होते हैं ये अपने अंदर से बीम ऑफ लाइट को पास होने पर उनके पाथ को विजिबल बनाते हैं, और यही रीजन है कि ये इनको सॉल्यूशन से डिफरेंट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क और जेलेटिन इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है डी, वो है सस्पेंशन, अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम दैट इज हेट्रोजेनियस इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए तो वो होमोजेनियस सिस्टम हो जाता है,
लेकिन अगर कोई सॉलिड सिर्फ लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है थ्रू आउट बल्क ऑफ द मीडियम, उसको हम बोल देते हैं कि वो सस्पेंशन होता है। एग्जाम्पल के लिए चाक पाउडर इन वाटर और मडी वाटर एग्जाम्पल होते हैं किसके, सस्पेंशन के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें से हमको क्लासिफाई करना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व रहे, ठीक है, और उनका कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट पूरे होल मीडियम में एक बराबर जो हो, मतलब एक जैसा हो। अगर वो सॉल्युबल है तो अगर अगर हम देखें, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं टी की, तो टी का जो टेस्ट है, हम चाय पीते हैं, जो उसका टेस्ट है वो चाहे पहला सिप हो चाहे लास्ट सिप हो, हर जगह सेम मिलता है। इसमें हम देखते हैं जो आपका सोडा वाटर है, जी हाँ सर, सोडा वाटर आपका होमोजीनियस है, तो बोल देंगे सोडा वाटर, ठीक है सर। अब वुड क्या होमोजीनियस है? नहीं सर, वुड होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि जो वुड के जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जिस भी कंपोनेंट के बने होते हैं, वो हर जगह सिमिलर नहीं होते हैं। बेसिकली इसमें सेलुलोज और सेमी सेलुलोज होता है, जिसमें आपकी प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, मटेरियल्स यूज हुए रहते हैं। और कहीं आपको वुड कोई भी कंपोजिशन, कहीं आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड मिलता है, कहीं बहुत ज्यादा थिक मिलता है, कहीं बहुत ज्यादा थिन मिलता है, इसलिए हम बोल देते हैं जो वुड है हमारा वो क्या है, वो आ जाता है हेट्रोजीनियस में। इतनी बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एयर। तो जो एयर है वो किस में चला आता है, वो भी चला आता है आपका होमोजीनियस में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल। तो सॉइल तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुई आपकी। कैसे सर? वो ऐसे कि उसमें हर जगह जो उनकी फर्टिलिटी होती है या वोलाटाइल जो होते हैं, वो हर जगह सिमिलर नहीं होती है, और डिफरेंट काइंड के सॉइल भी पाए जाते हैं। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो उनका कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट मिक्सचर में सिमिलर नहीं रहता है, डिफरेंट मिक्सचर में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए उसको हम बोल देते हैं क्या, कि वो हेट्रोजीनियस है। अब विनेगर जो एसिटिक एसिड होता है, सिंपल सी बात है, उसका टेस्ट तो हर जगह सिमिलर ही होगा, तो विनेगर भी हमारा किस में चला आएगा सर, वो चला आएगा होमोजीनियस में। और आपका जो फिल्टर टी है वो भी क्या है, अगर यहाँ पे रेसिड्यू या सिर्फ टी लिख देता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि वो टी लिप्स के साथ बात कर रहा है या उसको फिल्टर किया गया, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है फिल्टर टी। तो जो फिल्टर टी है उसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट मीडियम में वो सिमिलर रहता है, इसलिए जो हमारा फिल्टर टी है वो भी होमोजीनियस है। इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं चीजों को, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। एक आपको कलरलेस लिक्विड दी गई है, आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि वो प्योर वाटर है। प्योर वाटर के लिए बात कर रहा है, तो आप ये समझिए जो H2O है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमको कलरलेस लिक्विड दिया गया है उसको हम किसी कंटेनर में रखते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड कर देते हैं सर, उसके बाद देखते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। थर्मामीटर डाल के टेस्ट कर लेंगे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट आता है तो बोल देंगे हाँ सर, जो हमको कलरलेस लिक्विड दी गई है वो प्योर वाटर है। अगर उनमें कोई वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, या तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो हम बोल देंगे कि जो हमको कलरलेस लिक्विड दिया गया है उसमें क्या है, कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज हैं, और वो इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं। और जनरली अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो कंपोजिशन किसका किसका होता है, कि उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें कुछ आपके मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और कुछ इम्प्योरिटी आर्सेनिक भी होती हैं उसमें, उसमें कॉपर भी होता है, और भी सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटी उसमें, आप सैंड के भी पार्टिकल मिल सकते हैं आपको, उसमें मड मिल सकती है। इम्प्योरिटी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है वाटर में, लेकिन जो प्योर वाटर पैकेट में आता है या बोतल में आता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए प्योर होने के लिए, 100 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन कंफर्म इट बाय मेजरिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इफ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट्स सेड टू बी प्योर,
and if there is any decrease or increase in their boiling point, then we can conclude that water has impurities. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फर्दर मूव करते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा सब्सटेंस प्योर नहीं है। तो जो प्योर होगा उसको हम टिक कर दे रहे हैं। तो सिंपल हम देखते हैं कि जो आइस है आपका वो प्योर है। प्योर के लिए मैं पी लिख दे रहा हूँ। और मिल्क प्योर है? नहीं सर, मिल्क कहाँ से प्योर होगा? मिल्क में तो बहुत सारी चीजें मिलाई दी जा रही हैं। सबसे पहले तो वाटर ही मिला दिया जा रहा है उसमें। और क्या होता है उसमें? उसमें आपका कुछ न कुछ प्रोटीन होता है, फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। उसके बाद बात आती है आयरन की। तो आयरन हमारा एलिमेंट है, वो प्योर फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो प्योर होगी। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी हमारा प्योर होगा। मरकरी है तो एलिमेंट है, ये भी प्योर होगा। ब्रिक, ये प्योर नहीं होगा सर। वुड प्योर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? ब्रिक के बारे में तो आपने बताया नहीं ना, वुड के बारे में बताया। तो जो ब्रिक होता है सर, इसमें मड भी होती है, इसमें आपका कुछ स्टोन भी होते होंगे और कुछ आपकी सैंड भी होती होगी। अगर आप किसी सांचे में बनाते हैं तो आप इसमें वाटर को भी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजें मिलकर बनी हुई ब्रिक तो प्योर कैसी होगी? अब वुड की बात करते हैं अगर, जो वुड है आपका वो भी प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेलुलोज और सेमी सेलुलोज पाया जाता है। अब सेमी सेलुलोज सेलुलोज की जो मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बस आपको इतना बता सकता हूँ कि इसमें आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कुछ प्रोटीन्स भी इसमें मिलके बनी होती हैं। जो इस सेलुलोज का वाल होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी वुड के टुकड़े का, जो ऊपरी परत होता है सबसे ज्यादा, इसमें वो होते हैं। अगर आप इसको छील के देखेंगे तो आपको एक परत दिखाई देती है, वो सेलुलोज और सेमी सेलुलोज की होती है। एयर, एयर आपका क्या है सर? एयर में तो आपको बहुत सारी चीजें गैसें मिलती हैं। आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा और आपको ऑक्सीजन गैस भी मिल जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी गैसें आपको मिल सकती हैं। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा एयर है वो भी प्योर नहीं है। इतनी बात समझ में आई सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इसमें सोल्यूशन कौन है वो आपको बताना है। सॉइल हमारा क्या है? मिक्सचर है एक। और सी वाटर क्या है? सोल्यूशन है। जी हाँ बिल्कुल। एयर, एयर को बोलेंगे तो गैस है सर। तो गैस को सर कंप्रेस कर देंगे, अगर प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को डिक्रीज करके वो कूल कर जाएगा और लिक्विफिकेशन हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। क्या कोल आपका सोल्यूशन है? नहीं सर। सोडा वाटर सोल्यूशन है? जी सर। बस यस नो करना था, हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो बता भैया, बता दीजिए टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं सर? टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं जो अपने अंदर से अगर बीम ऑफ लाइट को पास की जाए तो उनके पाथ को विजिबल बना देते हैं। और जो उनके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। मतलब वो सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो डिस्पर्स होते हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए एग्जांपल कौन कौन से हैं? जो साल्ट सॉल्यूशन है, नहीं सर ये तो सॉल्यूशन है, पूरी तरीके से सॉल्यूशन मिल जाता है क्योंकि साल्ट जो है पूरी तरीके से वो वाटर में सॉल्युबल है। क्या मिल्क है सर? जी हाँ सर बिल्कुल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? नहीं सर ये भी नहीं है, क्योंकि वो भी मिक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाता है आपका। और जो स्टार्च है वो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता, बल्कि डिस्पर्स रहता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम में। बात समझ में आ गई टिंडल इफेक्ट की? बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपने थियरी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप थियरी की वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन करने में आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो अगर मैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ ई से, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दूं सी से और मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर दूं एम से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं सबके आगे यहाँ पे मेंशन करता हुआ चलूंगा कि कौन सा क्या है। जो ए है वो क्या है सर? आपका सोडियम है। सोडियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर? Na से। Na हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? एलिमेंट हो जाएगा। सॉइल क्या है सर? सॉइल में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं सर, तो इनको हम कंपाउंड बोल दे सर? नहीं सर, कंपाउंड तो आपका सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है। कंपाउंड में आपका बहुत डिफरेंट सारी चीजें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें मिली हो सकती हैं, तो इसको हम बोल देंगे कि हमारा मिक्सचर है सर। सिंपल।
उसके बाद सी पार्ट जो आपका है शुगर सोल्यूशन। ये क्या है? शुगर सोल्यूशन, शुगर मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट है सर। और क्या है सर? उसमें आपका सोल्यूशन मतलब कोई लिक्विड है, वाटर भी है, H2O है। इसको हम बोल सकते हैं सर कि ये कंपाउंड मिलके तैयार हो रहा है सर। सिल्वर क्या है सर? Ag से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर पीरियोडिक टेबल में मेंशन है तो एलिमेंट हो जाएगा सर। कैल्शियम कार्बोनेट है सर, कैल्शियम भी है और कार्बोनेट भी है। आपके एटम्स का या कंपाउंड का केमिकली फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन कराया गया है तो आपका कंपाउंड मिलकर तैयार होगा सर। टिन जो है सर वो भी आपका पीरियोडिक टेबल में मिलता है, एसन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम भी क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे। सिलिकॉन है सर, Si है। ये आपका सेमीकंडक्टर होता है और हमारे पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया हुआ है तो इसको भी बोल देंगे कि ये भी एलिमेंट है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टडी को अपने कंटिन्यू रखिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।